ये चिंता नहीं करूं तो क्या करूं चमेली। अरे तुम तो जानती हो कि महाराज का जन्मदिन नजदीक आ रहा है और महाराज से मेरी कितनी गहरी मित्रता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर महाराज हर वर्ष मुझसे मिलने मेरी हवेली में आते हैं। ये तो बहुत खुश होने की बात है, इसमें चिंता की क्या बात है? ओहो, चिंता की बात ये है कि मैं हर वर्ष महाराज को जन्मदिन पर एक भेंट देता हूँ, परंतु पिछली बार महाराज ने मुझसे कहा था कि अगली बार उन्हें एक बहुत ही सुंदर मूर्ति चाहिए। अब तुम ही बताओ, महाराज का जन्मदिन 2 दिन बाद है, अब इतनी जल्दी कौन मूर्ति तैयार कर सकता है, वो भी सुंदर सी मूर्ति। बताओ। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपने गांव का मूर्तिकार राघव, क्या वो गांव में नहीं है? वो तो जल्दी मूर्ति बना लेता है। अरे राघव की बात मत करो, कई दिनों से बीमार पड़ा है, वो मूर्ति तो बना ही नहीं सकता और यही तो मेरी चिंता का विषय है। इस तरह टहलने से चिंता दूर नहीं होगी। अरे बाहर निकलिए और किसी और से चर्चा कीजिए। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली गई। धनीराम उसकी बात सुनकर सीधे मुखिया के घर पहुँचा। अरे धनीराम जी, आप मेरे घर पर? क्या बात है भाई, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल है मुखिया जी, बात बड़ी गंभीर है, वही सब आपको बताने आया हूँ जो अभी अपनी पत्नी को बता के आ रहा हूँ। महाराज का जन्मदिन 2 दिन बाद है और मैं पिछले वर्ष उन्हें वचन दे चुका हूँ कि इस बार उन्हें एक सुंदर मूर्ति भेंट दूंगा। अब आप ही बताइए, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बहुत चिंता की बात है। महाराज आपके गहरे मित्र हैं और आपकी वजह से ही गांव का विकास होता है। चलिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी विशेष कार्य से पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। वहाँ पता करूँगा कि कोई कुशल मूर्तिकार हो तो उसे तुरंत आपकी हवेली में ले आऊंगा। हाँ, ये आपने पते की बात कही मुखिया जी, याद से इस बात को भूलिएगा नहीं। मैं आपके भरोसे हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। धनीराम इतना कहकर चला गया। मुखिया जंगल की ओर बढ़ गया, जहाँ से रास्ता पड़ोसी गांव की ओर जाता था। मुखिया जंगल के आधे रास्ते में पहुँचा ही था कि अचानक उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। हाँ, चलो कुछ तो नजर आया। एक काम करता हूँ, पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। हाँ। मुखिया तालाब के किनारे बैठकर खाना खाने लगा। तभी एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा। क्षमा कीजिएगा, देखिए आप तो आसपास के गांव के नहीं लगते। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा नाम आदित्य है। अच्छा 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 अच्छा, वैसे तो मैं मुखिया हूँ। ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस यूँ समझ लीजिए, बहुत दूर दराज का रहने वाला हूँ। अच्छा 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 अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जंगल में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं, और आपने पूछ ही तो लिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैं एक मूर्तिकार हूँ और काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य भटकता रहता हूँ। तो बस समझिए, पद यात्रा करते करते जा रहा हूँ। ये सुनकर मुखिया की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में मूर्तिकार हो? हाँ हाँ, मैं मूर्तिकार हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अरे मतलब देखो, क्या तुम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हो? क्या है कि दरअसल हमारे गांव के जमींदार धनीराम महाराज विक्रम के घनिष्ठ मित्र हैं और 2 दिन बाद महाराज का जन्मदिन है और धनीराम ने उन्हें एक सुंदर मूर्ति भेंट में देने का वचन दिया है। बस यही बात है। ओ, तो आप निश्चिंत रहिए मुखिया जी, जब आप मेरी कला को देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। हाँ, ये कही तुमने पते की बात। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम की बहुत अच्छी कीमत दिलवा सकता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। मुखिया आदित्य को लेकर सीधे धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। मुखिया उस अजनबी युवक को लेकर हवेली पहुँच गया। धनीराम चौंक गया। हैं? अरे मुखिया जी, ये साथ में कौन सा युवक पकड़ लाए? ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं पकड़ लाया धनीराम जी। ये समझिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इनका दावा है कि ये बहुत अच्छी मूर्ति बना सकते हैं। जमींदार ने गहरी नजर से आदित्य को देखा।
क्यों भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मुझे आजमा कर देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप मुझे मूर्ति बनाने का सामान मुहैया करवा दीजिए। फिर देखिए आप, मैं कुछ ही देर में ऐसी मूर्ति बनाकर दूंगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। धनीराम ने तुरंत मूर्ति बनाने का सामान मंगवाया और आदित्य एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में जुट गया। कुछ घंटे बाद मूर्ति तैयार हो गई। हाँ, ये लीजिए। अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये मूर्ति कैसी बनी है। देखिए। जैसे ही धनीराम और मुखिया ने मूर्ति देखी, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे बाप, अद्भुत! आहा, क्या कारीगरी है, क्या मुजस्समा है! वाह 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 भैया, अब मुझे विश्वास है कि महाराज को ये बहुत पसंद आएगी। आहा, तुमने तो हमारा मन जीत लिया आदित्य। क्या बात है, क्या बात है! धनीराम ने प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली आदित्य को दे दी। आदित्य मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। चलो तो धनीराम, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा काम हो गया। मुखिया भी वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद धनीराम की हवेली फूलों से सजी हुई थी। वहाँ कई नौकर और अन्य गांव के लोग मौजूद थे। धनीराम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक नौकर आकर बोला, महाराज आ चुके हैं मालिक। धनीराम दौड़ता हुआ हवेली के बाहर गया। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। स्वागत है महाराज, स्वागत है। यूं समझिए, पलके बिछाए इंतजार में था आपके। दर्शन हुए तो हमारा सौभाग्य और बढ़ गया। बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन ये क्या महाराज, आपके साथ तो हर साल राजकुमार अर्जुन आते थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या इस वर्ष नहीं आए क्या? अब देखिए, वो हमारे साथ आ रहा था, परंतु आप तो जानते हैं कि उसे शिकार का कितना शौक है। एक शिकार पर उसकी नजर पड़ गई तो बस लग गया उसके पीछे। आप उनकी चिंता मत कीजिए, कुछ देर बाद आ जाएंगे। धनीराम मुस्कुराया और राजा विक्रम को अंदर ले आया। हाँ तो महाराज, अब थोड़ा सा जलपान भी कर लेते हैं। देखो, जलपान वलपान हम बाद में करेंगे भाई, सबसे पहले हम वो भेंट देखना चाहते हैं। याद है ना तुम्हें, कौन सी भेंट? पिछले वर्ष तुमने कहा था कि अगली बार हमें आप एक सुंदर मूर्ति भेंट करेंगे जिसे देखकर हम प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो बस हमें सबसे पहले वही दिखाइए। हम जानते हैं महाराज, आप इसी का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले ही प्रबंध करवा रखा है। आइए 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 आइए। धनीराम राजा विक्रम को मूर्ति के पास ले गया। मूर्ति पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था। ये देखिए महाराज, ये एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति है जिसे देखकर आप पल के झपकाना भूल जाएंगे। हाँ। धनीराम ने जैसे ही काले कपड़े को हटाया, राजा विक्रम बुरी तरह चौंक गया। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। हमको ये बताओ, इस मूर्ति को किसने बनाया है? धनीराम डर गया। महाराज, क्या बात है? इस मूर्ति को देखकर आप डर क्यों गए? धनीराम का सवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि उसी पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो मूर्ति एक सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। तुम्हारा समय पूरा हो गया है महाराज, अब तुम्हारे सही स्थान जाने का समय आ गया है। इतना कहकर वो लड़की राजा विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लेती है और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में दोनों गायब हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूर से दृश्य देख रही चमेली का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या हुआ? तभी वहाँ पर राजकुमार अर्जुन आ गया। चारों ओर का सन्नाटा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया।
धनीराम ने सारी घटना सुना दी। ओहो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने एक मूर्तिकार से एक सुंदर लड़के की मूर्ति बनवाई और जब मेरे पिता ने उसे देखा तो वो मूर्ति अचानक से जीवित हो गई और मेरे पिता के साथ गायब हो गई। क्या मजाक कर रहे हो क्या? हैं? अरे मजाक क्यों करूंगा? मेरी बात पर विश्वास कीजिए राजकुमार, मेरा एक एक शब्द सत्य है। राजकुमार अर्जुन क्रोधित हो गया और मुखिया का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी बात कान खोल कर सुनो मुखिया, तुम उस मूर्तिकार को लेकर आए थे ना? आखिर वो तुम्हें कहाँ मिला था, बताओ मुझे। वो राजकुमार, वो मुझे जंगल के रास्ते में तालाब के पास मिला था। राजकुमार अर्जुन तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो। अगर कोई भी मूर्तिकार मिले तो उसे तुरंत पकड़कर लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। मुखिया डरते हुए राजकुमार अर्जुन से बोला। छोटा मुंह बड़ी बात राजकुमार, मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है कि ये मामला बड़ा ही विचित्र और मायावी है और ऐसे मामलों में साधु संत या महात्मा ही मदद कर सकते हैं। हमारे गांव में कोई साधु संत तो नहीं है, लेकिन गंगा मौसी नाम की एक वृद्धा है जिसे कुछ तंत्र क्रियाओं का ज्ञान है। मैं क्या कहता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके। तो ठीक है, तुरंत हमें गंगा मौसी के पास ले चलो। चलो। कुछ ही देर में राजकुमार अर्जुन धनीराम और मुखिया के साथ एक पुरानी झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चारों ओर तंत्र मंत्र का सामान फैला हुआ था। धनीराम कांपते स्वर में सारी घटना बताने लगा। गंगा मौसी ने राजकुमार अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी ये जानने की कि आखिर ये सब हुआ क्या है। इतना कहकर गंगा मौसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसका चेहरा और आंखें लाल पड़ने लगी, जैसे उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उनसे खून बहने लगा। ये क्या हुआ? आपकी आंखों से खून क्यों बह रहा है? जिसने भी तुम्हारे पिता का अपहरण किया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो मूर्तिकार कोई साधारण युवक नहीं है, वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने अपनी शक्ति से उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं दिखा। जो कुछ दिखा वो था कनिष्क के जंगल में स्थित एक खंडर नुमा किला। मुझे लगता है तुम्हारे पिता वही हैं, लेकिन याद रखना, वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना है। कनिष्क जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो जंगल हमेशा से रहस्यमयी रहा है। उसके बारे में अनेक विचित्र अफवाहें हैं, पर वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मैं अपने पिता को बचाऊंगा और ये रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा कि वो मूर्तिकार कौन था, उसने किस रानी की मूर्ति बनाई और वो जीवित कैसे हो गई, और मेरे पिता को लेकर गायब कहाँ हो गई। राजकुमार अर्जुन झोपड़ी से बाहर आ गया और अपने घोड़े पर चढ़ गया। तभी धनीराम दौड़ता हुआ आया। राजकुमार, 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 मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े को कनिष्क जंगल की ओर दौड़ा देता है। कुछ घंटे के बाद राजकुमार अर्जुन का घोड़ा कनिष्क जंगल की गहराइयों में दौड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल घोड़ा अचानक रुक गया और अर्जुन को अपनी पीठ से गिरा दिया। राजकुमार अर्जुन उठकर खड़ा हुआ और दोबारा घोड़े पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। अरे आगे चल। ये घोड़ा तो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है और चारों ओर घना जंगल है। लगता है मुझे आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि झाड़ियों से एक सर्प निकलकर उसके पैरों पर लिपट गया। राजकुमार अर्जुन कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेहोशी की अवस्था में सर्प को देखता रहा। अचानक उसके कानों में
एक लड़की की आवाज गूंजी, तुरंत झाड़ियों को तोड़ो और उस स्थान पर लगाओ जहाँ सर्प ने डसा है। राजकुमार अर्जुन कांपते हाथों से झाड़ियों को तोड़कर डसे हुए स्थान पर लगाने लगा। कुछ देर बाद दर्द कम होने लगा। जब उसने झाड़ी के पत्तों को देखा तो पाया कि वो पूरी तरह काले पड़ चुके थे। अब तुम सुरक्षित हो। झाड़ियों के काले पड़ जाने का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर का विष चूस लिया गया है। राजकुमार अर्जुन उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। ओहो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मेरी मदद किसने की? ये आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रही थी। मुझे जंगल की जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, नहीं तो तुम्हारा क्या होता? हैं? तुम तो एक पक्षी हो। तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकती हो? क्या तुमने कभी कनिष्क जंगल के बारे में नहीं सुना? ये वही रहस्यमयी जंगल है जहाँ कुछ भी संभव है। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन का भय कुछ कम हुआ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो कोई मनुष्य आता ही नहीं। राजकुमार अर्जुन मैना पक्षी को सारी घटना विस्तार से बताने लगा। समझ गई, तुम्हें उस खंडहर नुमा किले तक पहुँचना है जो इस जंगल के बीचों बीच है। लेकिन सुन लो, वहाँ बड़े खतरनाक प्राणी रहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, पर अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है।